नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, थाईलैंड से ली गई रिसोर्ट संस्कृति की जाए ध्वस्त। अंकिता के पिता और भाई ने लगाए सबूत मिटाने के आरोप, का हत्यारों का होना चाहिए एनकाउंटर। पोस्टमार्टम ने सामने आया सच, डूबने से हुई अंकिता की मौत, लेकिन उससे पहले दरिंदों ने बुरी तरह से पीटा था। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती मामले में स्पीकर ने कहा, अभी आगे भी चलेगी मामले की जांच, जो गलत होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। नैनीताल जिले में बढ़े डेंगू का प्रकोप, अब तक 19 मामले आए सामने, 10 से अधिक मरीज दुमदवा क्षेत्र में। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अंकिता हत्याकांड में रिसोर्ट ध्वस्त कराने के निर्णय पर सवाल देंगे। आपको बता दें, उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस अपराध में स्थल रिसोर्ट को नहीं, बल्कि थाईलैंड से ली गई रिसोर्ट संस्कृति को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। इंटरनेट मीडिया पर अपनी पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि जघन्य अपराधों से जुड़े रिसोर्ट को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वो अंधाधुंध खोले जा रहे रिसोर्ट से शुद्ध हैं और ऋषिकेश के समीप जो हुआ वो मोहनरी में नहीं होगा या मुख्यमंत्री के घर गांव में नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। हमें निवेश और पर्यटन चाहिए, लेकिन अपनी सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान और प्राकृतिक कीमत पर नहीं चाहिए। उन्होंने एक बार केदारनाथ और बद्रीनाथ के दिव्य स्थलों के आसपास स्रोतों आध्यात्मिक टूरिज्म की चर्चा अपने तीर्थ पुरोहित की। आपको बता दें, उन्होंने सावधान किया गया है और कहा गया है कि भावना उत्तराखंड के लिए गलत निर्णय साबित ना हो जाए। उन्होंने कहा है कि साक्ष्यों को बचाने के लिए रिसोर्ट ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि साक्ष्य मिट गए तो अंकिता की हत्या करने वाले और उसके अपराधी बच निकल सकते हैं। हरीश रावत ने कहा कि रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाने का निर्णय किसका था और वो समझ नहीं पाए। जिस व्यक्ति को हत्या के साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा जाना चाहिए था, उसे जुडिशियल रिमांड पर क्यों नहीं भेजा गया। जब न्यायालय के सामने ये मामला सामने आएगा तो साक्ष्य माने जाएंगे। और साथ ही उन्होंने भर्ती घोटाले में आरोपित हाकम सिंह के रिजॉर्ट को ध्वस्त कराने के निर्णय पर भी प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अपराधियों या आरोपियों के मकान या रिजॉर्ट ध्वस्त कराने से क्या उनकी सजा पूरी हो सकती है। यह देखा जाना चाहिए कि पुलिस कर्मी अथवा हाकम सिंह के रिजॉर्ट में जाने वाले वीआईपी कौन कौन है और उनके टेलीफोन कॉल ब्यूरो से मजबूत साक्ष्य मिल सकते हैं। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और भाई अजय सिंह ने सबूत मिटाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी की हत्या के मामले में इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। वहीं पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार से दूरभाष पर बात कर तीनों आरोपितों को न्यायालय में फांसी की सजा दिलाने का आश्वासन दिया। पिता ने कहा है कि तीनों आरोपितों का एनकाउंटर कर देना चाहिए, ये किसी भी हालत में बचने नहीं चाहिए। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने शनिवार को दूरभाष पर अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी से बात की। उन्होंने कहा है कि पुलिस इस मामले में दिन रात एक किए हुए है। अगर कोई कमी रह गई हो तो वो इसे हमें अवश्य बताएं। पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि पुलिस हमारी पूरी तरह से मदद कर रही है। क्षेत्र के पटवारी को सख्त सजा मिलनी चाहिए और रिजॉर्ट में इस हत्याकांड से संबंधित कोई भी साक्ष्य नष्ट न हो पाए। डीजीपी ने कहा है कि पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। साक्ष्य को किसी भी हालत में नष्ट नहीं होने देना चाहेगा। पुलिस ने सीसीटीवी से ही पता लगा लिया था कि अंकिता की घटना ने रोज क्या लोकेशन थी और डीजीपी ने आश्वस्त किया है कि पुलिस मजबूत विवेचना करने के साथ ही न्यायालय में मजबूत सबूत पेश करने पर तीनों लोगों को हर हालत में कठोर सजा दिलवाएगी। अंकिता ने तादे उनके पिता ने डीजीपी से कहा है कि उनकी बेटी के हत्यारों को एनकाउंटर कर देना चाहिए था। डीजीपी ने कहा है कि हम कानूनी प्रक्रिया के बाहर नहीं हैं, हम उन्हें हर हाल में फांसी की सजा दिलाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी अपील की थी कि इस मामले में किसी भी तरह से अशांति ना हो। जो कोई भी कमी रह जाती तो अंकिता के पिता अपर पुलिस अधीक्षक से शेखर सुयाल से बात कर सकते थे। वो एक अच्छे अधिकारी हैं और यदि पुलिस से शिकायत है तो वो स्वयं मुझे फोन पर बता सकते हैं।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के शव विच्छेदन गृह में अंकिता भंडारी के शव का शनिवार को करीब 5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। जांच के लिए बिस्तरा भी सुरक्षित रखा गया और इसके बाद शव पिता के सुपुर्द कर दिया गया था, जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट पुलिस प्रशासन ने दे दी गई है और इसमें अंकिता के शरीर पर मृत्यु के पूर्व चोट के निशान बताए गए हैं। मृत्यु का प्रथम दृष्टिकरण कारण पानी में गिरकर दम घुटना मौत होना बताया गया है और विस्तृत रिपोर्ट सोमवार तक मिलेगी। सुबह करीब 11:30 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक पोस्टमार्टम चला। एम्स ऋषिकेश के जनसंपर्क अधिकारी हरीश मोहन थपलियाल ने बताया कि 4 चिकित्सकों के पैनल में 2 फैकल्टी और 2 रेजिडेंट चिकित्सक को शामिल किया गया था और पोस्टमार्टम शुरू होने से समाप्त होने तक जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार और एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान और एसपी देहात देहरादून कमलेश उपाध्यक्ष, अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार शेखर और उप जिला अधिकारी यमकेश्वर प्रमोद कुमार सहित अन्य अधिकारी सहित यहां पर मौजूद रहे। और जिला अधिकारी ऋषिकेश शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि चिकित्सकों के पैनल के साथ साथ वीडियोग्राफी टीम भी लगाई हुई थी। अंकिता भंडारी के पार्थिव शरीर को यहां से श्रीनगर के लिए भिजवा दिया गया था। विधानसभा सचिवालय में आंतरिक विधानसभा से लेकर दूसरी विधानसभा के कार्यालय यानी वर्ष 2012 तक हुई नियुक्तियां नियमानुसार सही हैं अथवा गलत हैं, ये किस आधार पर की गई और पदोन्नति सही हुई या नहीं, और विधिक राय लेने के बाद ऐसे बिंदुओं की जांच भी होगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी 2012 से लेकर 2021 की नियुक्तियों के मामले का निर्णय लिया गया है। जांच आगे भी चलेगी और पहले की नियुक्तियों के मामले में जो भी गलत होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उधर विधानसभा अध्यक्ष ने शनिवार सुबह राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की थी और उन्हें भर्ती प्रकरण के इस बारे में के लिए एक निर्णय की जानकारी भी दी थी। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु ने मीडिया से बातचीत कर ये कहा है और बताया है कि बीते दिवस उनके द्वारा तीसरी और चौथी विधानसभा में कार्यालय में हुई 228 नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। बता दें कि विशेषज्ञ समिति की जांच रिपोर्ट में इन नियुक्तियों को नियम विरुद्ध माना गया है। उन्होंने बताया नियुक्तियों को निरस्त करने संबंधी उनके प्रस्ताव को शासन से अनुमोदित कर दिया है और अब जल्द ही संबोधित क्रमकों को नियुक्त निरस्त होने संबंधित पत्र जारी किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि देहरादून और गैरसैंण स्थित विधानसभा के लिए कुल कितने कार्मिकों की आवश्यकता है और इसका आकलन किया जा रहा है। कर्मचारियों की आवश्यकता है तो इसके लिए पारदर्शी ढंग से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाकर परीक्षा कराई जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और इसके लिए उन्हें बीते दिवस लिए गए निर्णय के बारे में बताना आवश्यक था। इसी क्रम में उन्होंने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात कर उनसे सुझाव भी लिए। राज्यपाल ने उनके निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि ये अच्छा फैसला है। डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। जिले में अब तक 19 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 10 से अधिक मरीज दमुवा डुंगा क्षेत्र से हैं और डीएम धीरज सिंह के निर्देश पर शनिवार को 3 विभागों की टीम क्षेत्र में पहुंची और टीम को 3 घरों में रखे कूलर में डेंगू को लार्वा मिले। और बता दें कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ऋचा सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम ने गांव में घर घर जाकर निरीक्षण किया। कई घरों में कूलर चेक किए। इनमें से 3 घरों में डेंगू के लार्वा मिलने पर नगर मजिस्ट्रेट ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए किसी भी बर्तन में पानी लंबे समय तक ना रखा जाए। लोगों के घरों में कूलर, टायर, गमले और अन्य बर्तनों में जमा पानी गिराया जाए और लार्वा नष्ट कराया जाए। साथ ही साथ सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी के घर में इस तरह जमा पानी मिले तो उसका चालान किया जाए। बता दें कि एएमओ डॉक्टर रश्मि पंत और नगर स्वास्थ्य और बेस अस्पताल में एक संदिग्ध लक्षणों वाला मरीज भर्ती हुआ है। उसकी जांच के लिए सैंपल लैब में भेजा गया है। एसटीएच में 2 और मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। जापानी इंफ्रास्टाइल के मरीजों की संख्या भी लगातार है। उधम सिंह नगर की नानकमता निवासी 31 वर्षीय एक महिला 3 दिन से एसटीएच में भर्ती है और राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण जोशी ने बताया कि महिला की जांच कराई गई है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीज को
वेंटिलेटर में भर्ती किया है। और वहीं नानकमक्का की ही एक मरीज पहले से भर्ती है। एक सप्ताह पहले जेई से ग्रसित काशीपुर निवासी 60 वर्षीय मरीज की मौत भी हुई थी। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि शनिवार की रात 9 बजे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते चंपावत जिले का जनजीवन अस्त व्यस्त पूरी तरह से हो गया है और वर्षा का सिलसिला लगातार जारी है। और टनकपुर से घाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग 9 जगह जगह मलबा आने से बंद है और देवीधुरा हल्द्वानी मार्ग पर पाटी और धूना घाट के बीच सड़क बंद होने से जिला मुख्यालय सहित पर्वतीय इलाकों का मैदानी क्षेत्र से सड़क संपर्क पूरी तरह से कट गया है। टनकपुर के ककराली गेट और चंपावत के बनलेक से सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों को आगे नहीं बढ़ाने दिया जा रहा है। टनकपुर और बनबसा में शारदा नदी का जल स्तर काफी अधिक हो गया था और टनकपुर पूर्णगिरी मार्ग पर किरोड़ी नाला और बाटन गाड़ के उफान पर आने से आवाजाही बंद हो गई थी। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए थे और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों और भवनों से लोगों को एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था और स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। आपदा नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक टनकपुर पिथौरागढ़ राजमार्ग पर टनकपुर से घाट तक 1 दर्जन स्थानों पर मलबा आया है और धौन सवाला और सुदृढ़ टिप्पन टॉप के पास अत्यधिक मलबा आने और लगातार हो रही बारिश से सड़क खोलने का काम लगातार जारी है। और बता दें कि राहत भरी बात यह है कि चलती से चंपावत के बीच कोई भी यात्री वाहन नहीं फंसता है और रात में ही सड़क बंद होने की जानकारी दे दी गई थी। और बनबसा में शारदा नदी का जल स्तर सुबह 8 बजे तक 53,000 क्यूसेक पहुंच गया था। जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और ये बमनपुरी, चांदनी, आनंदपुर में कई स्थानों पर जल भराव हो गया और धर्मशाला मार्ग पर पानी भरने से वाहनों और पैदल चलने वाले को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले भारी बारिश का क्रम लगातार जारी है। बता दें कि उत्तराखंड में आज रविवार को भी देहरादून सहित 7 जिलों में भारी जारी कर दी गई है। वहीं बीते 4 दिनों से प्रदेश ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मानसून के साथ पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमालय क्षेत्र में संघन हो रहे हैं और झमाझम बारिश हो रही है। चारधाम यात्रा मार्ग पर जाने पर परेशानी उठानी पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी 7 जनपद बारिश हो सकती है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देश विक्रम सिंह आज प्रदेश में ज्यादा क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। देहरादून, उत्तर चमोली, रुद्रप्रयाग में कहीं भारी बारिश के आसार हैं, जारी, जबकि अन्य पदों में भी गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। और उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलगुगाड़ और के बीच लगातार भूस्खलन होने और चेतावनी के चलते जिला प्रशासन ने रविवार और गंगोत्री धाम की यात्रा पर रोक लगा दी है। गंगोत्री पर आने वाले तीर्थयात्रियों को उतर ही रोका जाएगा और तीर्थ मार्ग की स्थिति से आगा गंगोत्री हेलगुगाड़ और सुन्नगर के बीच 24 अगस्त से लगातार भूस्खलन हो रहा है। इससे दुर्घटना का खतरा अधिक बना हुआ है और शनिवार दोपहर तक गंगोत्री में फंसे वाहनों को निकाला गया। गंगोत्री धाम और हार्शिल घाटी में जाने वाले कुछ ही वाहनों को अनुमति दी गई है। लगातार होता भूस्खलन और सीमा सड़क संगठन की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने गंगोत्री धाम की यात्रा पर फिलहाल 2 दिनों के लिए रोक लगाई है। पुलिस अध्यक्ष अपहरण यदुवंशी ने कहा है कि तीर्थयात्रियों से भी अपील की गई है कि मौसम को देखते हुए फिलहाल यात्रा टाल दी। केदारनाथ धाम के लिए एक और आई लाइन हेली टिकटों की खुलेआम ब्लैकमेलिंग हो रही है। वहीं जरूरतमंद तीर्थयात्रियों को कई
दिन इंतजार के बाद भी टिकट नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रतिदिन 300 से ज्यादा 350 हेली टिकट ऑफलाइन बेचे जा रहे हैं। बता दें कि तीर्थ यात्रियों का आरोप है कि हेली टिकट कब बिक जा रहे हैं, इसका पता नहीं चल रहा है। केदारनाथ के लिए हेली टिकट बुकिंग की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने गढ़वाल मंडल विकास निगम को सौंपी हुई है। नियमानुसार 70% टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन हो चुकी है, जबकि शेष 30% ऑफलाइन बेचे जा रहे हैं। क्षेत्र पंचायत उखीमठ के कनिष्ठ उप प्रमुख शैलेंद्र कोटवाल का कहना है कि बुजुर्ग तीर्थ यात्री जो पैदल केदारनाथ जाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए टिकट काउंटर पर स्पेशल कोटा रखा जाना चाहिए। साथ ही वीआईपी कोटे में भी कटौती की जाए। क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता और नितिन जमलोकी का कहना है कि जो तीर्थयात्री काउंटर पर उपस्थित हो उन्हें ही टिकट आवंटित किए जाएं। और बता दें कि केदार घाटी के होटल व्यवसाय के प्रशासन से हेली टिकट आवंटन में हो रही गड़बड़ी का संज्ञान लेने और बुजुर्ग और दिव्यांग तीर्थयात्रियों के काउंटर पर ही हेली टिकट दिए जाने की मांग उठाई है। वहीं हेली सर्विस के नोडल अधिकारी सुनील नोटियल ने बताया कि रोजाना लगभग 200 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को पारदर्शिता के साथ ऑफलाइन टिकट दिए जा रहे हैं। कहा कि लाइन में 800 से 1000 तीर्थयात्री खड़े रहते हैं और उन सबको टिकट दिया जाना संभव नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अंकिता भंडारी के पिता से फोन पर बात की और संवेदनाएं प्रकट की और उनकी बेटी की हत्या की निष्पक्ष और त्वरित जांच के आश्वासन दिया। और बता दें कि मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि अंकिता भंडारी के पिताजी से फोन पर बात कर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की, साथ ही उन्हें आश्वस्त किया गया है और राज्य सरकार इस जघन्य अपराध की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कठोरतम कार्रवाई करेगी और जिस पर घृणित कार्य को करने वाले अपराधियों के लिए एक नजर साबित होगी। और बता दें कि वहीं भोगपुर में बीजेपी के एक नेता के बेटे के स्वामित्व वाले रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली अंकिता भंडारी की रिजॉर्ट मालिक और उनके 2 सहयोगी द्वारा कथित तौर पर तब हत्या कर दी गई जब उसने रिजॉर्ट में ग्राहकों को विशेष सेवा देने के उनके प्रस्ताव का विरोध किया। कांग्रेस ने उत्तराखंड में अंकिता भंडारी नामक लड़की की कथित तौर पर हत्या किए जाने के मामले को लेकर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया ने यह भी कहा कि इस मामले में आरोपी पुलकित आर्य और उसके पिता विनोद आर्य को बीजेपी का शासित किया जाना चुनिंदा ढंग से की गई दिखावे की कार्रवाई है। सीधे तौर पर वो आरोप लगाती हुई नजर आई क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी को उन सभी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जिन पर महिला विरोधी अपराध के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता की निर्मम हत्या की गई और ये सब राजनीतिक संरक्षण के चलते हुआ। इस मामले में बीजेपी को चाल चरित्र और चेहरे के एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। और सुप्रिया ने उत्तर प्रदेश के चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर से जुड़े मामले और भाजपा नेताओं से संबंधित कुछ अन्य मामलों का हवाला देते हुए एक सवाल किया कि आखिर बीजेपी नेताओं को क्यों लगता है कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराध करके बच जाएंगे। सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने कहा कि अंकिता के मामले को लेकर जन आक्रोश दिखा रहा है और उसके बाद बीजेपी जागी और कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये सिलेक्टिव कार्रवाई है और अगर कार्रवाई करनी है तो अपने तमाम विधायकों और सांसदों को बर्खास्त करिए और जिन पर महिला विरोधी अपराध के आरोप हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी की महिला नेता कहां है, सीधे तौर पर ये सवाल खड़ी करती हुई नजर आई। वो बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी देश के माफी कब मांगेंगे, ये भी सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। आपको बता दें मोदी जी जब आप लाल किले के प्राचीर पर बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तब जब आपके लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो आप इस देश से माफी कब मांगेंगे, सीधे तौर पर वो सवाल खड़ी करती हुई नजर आई। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़की से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार और उत्तराखंड में एक लड़की की कथित हत्या की घटना पर दुख जताते हुए शनिवार को कहा कि इन मामलों में सबका दिल दहला दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं सुरक्षित होंगी। और इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मुरादाबाद और उत्तराखंड में युवतियों के साथ जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने सबका दिल दहला दिया। भारत जोड़ो यात्रा में कई प्रतिभाशाली बच्चियों और युवतियों से मिल रहा हूं और उन्हें सुन भी रहा हूं। एक बात साफ है, हमारा भारत तभी आगे बढ़ेगा जब देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु ने शुक्रवार को उत्तराखंड विधानसभा भर्ती प्रकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर की गई कार्रवाई के बाद राज्यपाल से आज शनिवार को राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल को विधानसभा में नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियों पर प्राप्त जांच रिपोर्ट और उस पर लिए गए निर्णयों से अवगत कराया। और मामले में राज्यपाल ने भी निर्धारित समय से पूर्व जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर विशेषज्ञ समिति के प्रयासों को सराहना किया और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णयों पर संतोष व्यक्त किया। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने का सुझाव दिया। बता दें कि शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु ने विधानसभा में प्रेस वार्ता बुलाई थी और उन्होंने बताया था कि विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के लिए बनी 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर उन्होंने 2016 में हुई 150 नियुक्तियां और 2020 में हुई 6 नियुक्तियां और 2021 में हुई 72 नियुक्तियां और उपनल के माध्यम से हुई 22 नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि समिति ने अपनी जांच में पाया है कि इन भर्तियों में नियम का पालन नहीं किया गया और न वित्त निकालकर और न आवेदन मांगे अपनाई गई ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। अल्मोड़ा के रायपुर में चल रहे इंडियन छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन चैलेंज 2022 में अल्मोड़ा के आदित्य जोशी ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीत लिया है। और उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन संघ के सचिव BMS मनकोटी ने बताया कि प्री क्वार्टर फाइनल में आदित्य जोशी ने आर्य भिव पताकी को 21 से 18 और 16 से 21, 21 से 9 से हराया है। और क्वार्टर फाइनल में आदित्य जोशी ने भारत के ही सतीश कुमार करुणाकरण को 21 से 23, 21 से 16, 21 से 18 से हराकर सेमीफाइनल में स्थान बनाया है। सेमीफाइनल में आदित्य जोशी की टक्कर टूर्नामेंट के चौथे सीड अजय जयराम से हुई, जिसमें आदित्य जोशी को 15 से 21, 21 से 11 और 11 से 21 से हार का सामना करना पड़ा। आदित्य को पदक मिला है और अल्मोड़ा की आदित्य भट्ट ने भी क्वार्टर फाइनल तक सफर तय किया है। और क्वार्टर फाइनल में आदित्य को कड़े संघर्ष के बाद पूर्वा 12वें से 21 से 17, 14 से 21, 18 से 21 से हार का सामना करना पड़ा। प्री क्वार्टर में आदित्य ने चौथे सीड अस्मिता चलिया को 21 से 13, 21 से 17 से पराजित किया। आदित्य और उनके पिता को दी गई बधाई। उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अलकांदा अशोक और अध्यक्ष प्रशांत जोशी, उपाध्यक्ष प्रशासनिक गोकुल मेहता और कोषाध्यक्ष नंदन रावत आदि ने आदित्य जोशी और उनके पिता कोच अतुल जोशी को बधाई दी। उत्तराखंड के हल्द्वानी के धर्मपाल कॉलोनी में हुई चोरी का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है। चोर ने पहले घर में रखी शराब पी और उसके बाद 6 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल पुलिस के अनुसार शुक्रवार की रात को धर्मपाल कॉलोनी में चशु तेजवानी के घर में चोरी का मामला सामने आया था। घर के मालिक की ओर से हल्द्वानी कोतवाली में इस मामले में तहरीर सौंपी गई और पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर 3 टीमों का गठन किया। सबसे पहले घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और साथ ही चोरी की घटना में शामिल पुराने आरोपियों की तस्दीक की गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से कुछ तथ्य हाथ लगे और आखिर में पुलिस ने चोरी के आरोपी तौफिक निवासी नूरी मस्जिद के पास इंद्रनगर बनभुलपुरा को आज गांधी इंटर कॉलेज के पास गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने आरोपी के पास से 4,40,000 रुपए नकद और चोरी किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है। आरोपी ने बताया है कि वो नशे का आदी है और नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी का धंधा करता है। आरोपी ने यह भी बताया है कि वो छत के रास्ते से घर में घुसा था और उसने चोरी को अंजाम दिया था और पैसे लेकर वो फरार हो गया था। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 24 घंटे में 6 जिलों में बहुत बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश के मद्देनजर आपदा प्रबंधक के लिहाज से बेहद सतर्क रहने की जरूरत है और उधर डीएम ने राजधानी देहरादून में आपदा प्रबंधक से जुड़े तमाम विभागों के अफसरों के साथ ही सभी एसडीएम को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं और अपने अपने इलाकों को सक्रिय रहेंगे। और वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे हालगू गार्ड के समीप